नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की 1857 की क्रांति टॉपिक का अध्ययन करते हैं। भारत की 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन का वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। विद्रोहियों ने 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने का दिन चुना था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाले सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाही सर्वाधिक अवध के थे। अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। लखनऊ की हजरत बेगम महल को महक परी कहा जाता था, जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था। एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति को शुरू करने का दिन कौन सा निश्चित किया गया था? 31 मई 1857। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? 1 कमल का फूल, 2 रोटी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? अवध। भारत के किस क्षेत्र को सैनिकों की पौधशाला कहा गया है? अवध को। महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ की बेगम हजरत महल को। महल परी के नाम से किसे जाना जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। विद्रोह के कारण, तात्कालिक कारण। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण बंगाल में होता था। परंपरागत ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी होने से हिंदू मुसलमान दोनों भड़क गए। नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखाने में होता था। एनफील्ड राइफल को अंग्रेजों ने भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल किया था और जनवरी 1857 में प्रयोग प्रारंभ किया। एनफील्ड राइफल के भारत में उत्पादन और प्रशिक्षण स्थल अंबाला, दमदम, सियालकोट थे। आर.सी. मजूमदार के अनुसार चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिनगारी का काम किया। इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गई। B.A. स्मिथ और के की अध्यक्षता में चर्बी लगे कारतूसों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिन्होंने चर्बी की कारतूसों में बात को स्वीकार किया। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय किसे महक परी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है लखनऊ की बेगम हजरत महल। ध्यान रखना, जो महल है वह महक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? महल परी के नाम से जाना जाता था।
1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? जनवरी 1857 में। चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिनगारी का काम किया। इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेज राज की जड़ें हिल गई। यह किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। 2 नंबर, वेलेंजली की सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था। उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती थी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देती थी। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद राज्य था। हैदराबाद ने सहायक संधि 1798 ईस्वी में की थी। हैदराबाद का शासक निजाम अली था। मैसूर राज्य ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय मैसूर का शासक कृष्ण राय था। तंजौर ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय तंजौर का शासक सरफरोजी द्वितीय थे। 1800 ईस्वी में हैदराबाद राज्य ने पुनः सहायक संधि की। हैदराबाद ने पहले 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी। अवध राज्य ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय अवध का शासक शहादत अली थे। पेशवा ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय शासक बाजीराव द्वितीय थे। भोसले ने 1803 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय शासक रघुजी भोसले थे। सिंधिया ने 1803 ईस्वी में सहायक संधि की। उस समय सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया थे। वेलेंजली ने फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत, तंजौर का शासन भी अव्यवस्था के आधार पर हड़प लिया था। 1853 ईस्वी में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम पर सहायक सेना का बकाया का आरोप लगाकर बरार का प्रदेश छीन लिया था। डलहौजी की गोद निषेध नीति। डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत भारतीय राज्यों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रथम श्रेणी वे राज्य जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रहे। इन्हें प्रथम श्रेणी के राज्य कहा गया और प्रथम श्रेणी के राज्यों में अंग्रेज दखल नहीं देते थे। दूसरी श्रेणी के राज्य वे राज्य जो कभी मुगल बादशाह या पेशवा के अधीन रहे। उन्हें द्वितीय श्रेणी का राज्य कहा गया। दूसरी श्रेणी के राज्य के शासक यदि बिना वैध उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी को स्वीकार करना अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर था। तीसरी श्रेणी के राज्य वे राज्य या रियासतें जिन्हें अंग्रेजों ने मान्यता देकर स्थापित किया था। तीसरी श्रेणी के राज्यों के शासकों को किसी भी प्रकार के अवैध उत्तराधिकारी यानी गोद लिए हुए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है, गोद निषेध नीति है वह डलहौजी ने प्रारंभ की थी और डलहौजी ने गोद निषेध नीति के आधार पर भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा था। प्रथम श्रेणी के वे राज्य थे जो राज्य कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे। यदि इनके राजा अपना उत्तराधिकारी गोद लिया हुआ व्यक्ति घोषित करते हैं उसमें अंग्रेज किसी भी प्रकार की दखल नहीं देते थे। दूसरी श्रेणी के वे राज्य थे जो राज्य कभी मुगलों के अधीन रहे या पेशवा के अधीन रहे थे। इन राज्यों के राजा यदि अपना उत्तराधिकारी गोद लिए हुए व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो यह अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर होगा
कि वह राजा बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरी श्रेणी के वे राज्य थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी या उन राज्यों की मान्यता अंग्रेजों ने दी थी। यदि राजा बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका राज्य है वह अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे, अथवा गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाता था। यहां यह समझने की बात है कि अंग्रेज प्रथम श्रेणी के राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। द्वितीय श्रेणी के राज्यों में उत्तराधिकारी गोद लिया हुआ मान्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरी श्रेणी के राज्य में राजा यदि पुत्र गोद लेता है तो वह मान्य नहीं होगा। यह गोद निषेध नीति थी। गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई रियासतें हैं, एक सतारा जो महाराष्ट्र क्षेत्र में है। 1848 ईस्वी में उस समय शासक थे अब्बास साहिब। 2 नंबर रियासत है जैतपुरा संबलपुर जो उड़ीसा क्षेत्र में है। इसे 1849 ईस्वी में हड़पा गया था और यहाँ उस समय शासक थे जैतपुर के शासक नारायण सिंह है। बगाट उस समय यह क्षेत्र पंजाब राज्य में था। वर्तमान में यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में है और अंग्रेजों ने बगाट को गोद निषेध नीति के तहत 1850 ईस्वी में हड़पा था। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है इसे 1852 ईस्वी में, झांसी उत्तर प्रदेश में है इसे 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत हड़पा था। झांसी का शासक गंगाधर राव थे। नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, इसे 1854 ईस्वी में गोद निषेध नीति के तहत हड़पा गया। उस समय यहाँ के शासक रघुजी तृतीय थे। जोसेफ हुम ने सतारा के विलय की तुलना जिसकी लाठी उसकी भैंस से की है। जॉर्ज क्लार्क ने सतारा विलय का विरोध किया था। जैतपुर और संबलपुर उड़ीसा में हैं। जैतपुर के शासक नारायण सिंह थे। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस न होने पर भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र था न कि आश्रित राज्य। उदयपुर और बगाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया था और नागपुर की रानी ने यशवंत राव को गोद लिया था। झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस थे। डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट कौन थे? मेजर एलिस थे। अवध को किस आरोप में डलहौजी ने हड़पा था? कुशासन का आरोप लगा करके। यानी यहां पर शासन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। गोद निषेध नीति 1852 ईस्वी में किस राज्य पर लागू की गई थी? उदयपुर, और यह उदयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सतारा विलय को किसने कहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस? जोसेफ ने कहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो दत्तक पुत्र लिया था उसका क्या नाम था? दामोदर राव। नागपुर की रानी ने किसे गोद लिया था? यशवंत राव को गोद लिया था। अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहेब की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी क्योंकि
यह पेंशन किसी निजी रूप में बाजीराव को दी गई थी, न कि पेशवा को। कहने का अर्थ यह है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन दी जाती थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र नाना साहेब ने पेंशन की मांग की तो डलहौजी ने उनकी पेंशन बंद कर दी और कहा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेशवा होने के नाते पेंशन नहीं दी जाती थी, बल्कि निजी पेंशन दी जाती थी। इस कारण नाना साहब को पेंशन नहीं दी जा सकती है। डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे जवाब बख्त को लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अभी लाल किले में रह रहे हैं, परंतु बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है जवां खां, वह लाल किले में नहीं रहेगा, बल्कि उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह को मुगलों का सम्राट कहा जाता है, ये सम्राट की पदवी है, परंतु बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी होगा उसे केवल राजा कहा जाएगा। डलहौजी से पहले गवर्नर जनरल ओकलैंड ने भी मुगल सम्राट को अपने अधिकार एवं दावे छोड़ने के लिए कहा था। गवर्नर जनरल ओकलैंड ने कहा था कि मुगल सम्राट को जो अधिकार हैं वो छोड़ देने चाहिए। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। कहने का अर्थ है, जो सैनिक थे उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, इस कारण उनमें असंतोष था। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता था, यानी भारतीय सैनिक था वह सेना में सूबेदार से ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकता था। ईसाई मिशनरियों को 1813 के एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी। 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये नियम बना दिया था, यानी धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान थे R.D. मेगल्स। R.D. मेगल्स ने कहा था कि ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहराई जा सके, यानी ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी के तहत सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। कैनिंग द्वारा पारित किया गया था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 और उसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि जो नए रंग रूट हैं, जो नए नए भर्ती हुए हैं, उन्हें समुद्र ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देनी अनिवार्य होगी। भारतीय समाज में समुद्री यात्रा धर्म विरुद्ध मानी जाती थी, इस कारण समुद्र पार जाने पर उनके धर्म का खतरा था। इस कारण भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया।
बंबई में इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। इनाम कमीशन के द्वारा बंबई क्षेत्र था, उसमें 20,000 जागीरें हैं, वो जब्त कर ली गई। सेना में भी भारतीयों को पदोन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के बारे में असंतोष था, यानी उनकी पदोन्नति नहीं की जाती थी और विदेशों में समुद्र पार सेवा करनी पड़ती थी अंग्रेजों की, यानी अंग्रेजी राज्य में जाकर के उन्हें सेवा करनी थी, इस कारण असंतोष हो गया। 1854 में डलहौजी द्वारा डाक अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। डलहौजी ने क्या किया, 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम बनाया और डाक अधिनियम के द्वारा सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा उपलब्ध करवाई जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह की योजना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, वह सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार थे राणोजी बापू। दोनों लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी, दोनों ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू दोनों ही अपने शासकों के राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पे जाने के विरुद्ध अपील करने के लिए लंदन में गए थे। वापसी के समय अजीमुल्ला खां क्रीमिया के युद्ध के दौरान उमर पाशा से भी मिला। भारत में 1857 के विद्रोह की योजना का क्रियान्वयन नाना साहब के द्वारा किया गया था और नाना साहब है, इन्हें धोंदू पंत कहा जाता है, जबकि नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, उन्हें कहा जाता है क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का आरंभ और प्रसार, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधान सेनापति जो थे उनमें एक नंबर है मेजर जनरल जॉर्ज एनसन। जॉर्ज एनसन जनवरी 1856 से 27 मई 1857 तक ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति रहे। मेजर जनरल जॉर्ज एनसन के समय विद्रोह हुआ और मेजर जनरल जॉर्ज एनसन की दिल्ली में 27 मई 1857 को हैजे के कारण मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ यह है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय अंग्रेज सेना का प्रधान सेनापति जॉर्ज एनसन थे और जॉर्ज एनसन की 27 मई 1857 को हैजे के कारण मृत्यु हो गई। हैजा से मृत्यु हो गई और उनके बाद में जो बने उनका नाम था पैट्रिक ग्रांट। पैट्रिक ग्रांट ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति जून 1857 से अगस्त 1857 तक रहे। उनके बाद में कोलविन कैंपवेल ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति बने। कोलविन कैंपवेल अगस्त 1857 से जून 1857 तक ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति रहे। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए थे और इन्होंने विद्रोह को कुचला था। कहने का अर्थ यह है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति थे वो मेजर जनरल जॉर्ज एनसन थे, जबकि जब क्रांति समाप्त हुई उस समय ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति कोलविन कैंपवेल थे। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को हुई, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट मेजर हुसन की हत्या कर दी। हियरसे को भी गोली मारी। जनरल जॉन बेनेट हियरसे बैरकपुर छावनी में 34वीं NI के कमांडिंग ऑफिसर थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर जिले का रहने वाला था। गाजीपुर वर्तमान में यह क्षेत्र बलिया जिले में आता है। दमदम में पदस्थापित कंपनी के सेना के
ब्राह्मण थे मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और क्रांति का पहला शहीद कहलाता है। 1857 की क्रांति का पहला जो शहीद था वह मंगल पांडे था। मंगल पांडे को 8 मई 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की सहायता के आरोप में फांसी दे दी गई। इतिहासकार जॉन विलियम ने मंगल पांडे को आतताई कहा है। 9 मई को कुछ सैनिक बाजार में घूम रहे थे तो महिलाओं ने उन पर ताने कसे और इस घटना का उल्लेख तत्कालीन मुरादाबाद के जज जेसी विल्सन ने किया है। उन सैनिकों ने 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ छावनी में 20वीं NI के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हिबिट थे। कहने का अर्थ यह है 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई। सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन था। सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली प्रस्थान किया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के शहजादे जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, लेकिन उसके बाद उसके स्थान पर बख्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया। दिल्ली में क्रांतिकारी 12 मई को पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल की उपाधि दी और क्रांति का प्रधान सेनापति बनाया, परंतु यह सफल नहीं हो सके। इस कारण बख्त खां को प्रधान सेनापति बनाया गया। दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले निकलसन और हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। इस दौरान निकलसन मारा गया। बहादुर शाह द्वितीय को 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, का गद्दार जो अंग्रेजों को सूचनाएं देता था उसका नाम इलाई बख्श था, जो जफर का संबंधी था और इनके सहयोग से जफर को गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, उसका एक गद्दार था जिसका नाम था इलाई बख्श, और यह इलाई बख्श है, यह जफर का संबंधी था और यह अंग्रेजों को सूचना देता था। इसके कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। जफर को गिरफ्तार करने के बाद में दिल्ली के लाल किले में उस पर मुकदमा चलाया गया। विद्रोह में बहादुर शाह जफर के मुकदमा जो सुना वह जज था हेरियट। विद्रोह में जफर का सबसे विश्वास पात्र परामर्शदाता था, उसका नाम था हकीम एहसान उल्ला। जफर का शाही अखबार नवीस चुन्नीलाल था। बहादुर शाह को गिरफ्तार करके उसकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, उनकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। रंगून में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह को रंगून में ही
दफनाया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को गोली मारकर हत्या कर दी। साथ में पौत्र मिर्जा अबू बकर को भी गोली मार दी गई। दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद हजारों लोगों का कत्लेआम किया, जिसका वर्णन गवर्नर जनरल एल्फिंस्टन ने किया है। झांसी 4 जून 1857 को झांसी में राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। कहने का अर्थ यह है 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ और उस समय यहां विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। मार्च 1858 को हुरोज ने झांसी को घेर लिया और झांसी के पतन के बाद रानी कालपी होते हुए ग्वालियर की ओर चली गई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अंग्रेज जनरल हुरोज एवं स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ती हुई शहीद हो गई। जनरल हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया था, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्मरानी का। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी था और समाधि ग्वालियर में बनी हुई है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद ग्वालियर में तात्या टोपे ने विद्रोह की कमान संभाली थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे। तात्या टोपे कालपी उत्तर प्रदेश में बस गए थे। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति भी थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान भी आए थे और तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी में उनके एक मित्र मान सिंह ने विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई। झांसी के बाद में लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ की बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। इसी घेरे में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की रक्षा की कमान संभाली। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक, जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। हेवलॉक व आउटरम लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने में असफल रहे थे। अंत में 21 मार्च 1858 को कॉल्विन कैंपवेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीता था। बेगम हजरत महल पराजित होकर नेपाल चली गई। नेपाल में ही गुमनामी में मर गई थी। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत नाना साहिब के नेतृत्व में हुई थी। नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहा जाता था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता की थी। कानपुर में सती चोरा घाट नामक स्थान पर 27 जून 1857 को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला। कानपुर में सती चोरा घाट नामक स्थान का अध्ययन मुखर्जी के द्वारा किया गया है। नाना साहब ने कानपुर में बीबीधर नामक स्थान पर 15-16 जुलाई 1857 को अंग्रेजों का कत्लेआम किया था।
विद्रोहियों ने जनरल विडहम को नवंबर 1857 में कानपुर में पराजित कर दिया था। विद्रोह के समय कानपुर में अंग्रेज सेना की कमांड सर हुरोज व्हीलर के पास थी। 27 जून 1857 को हुरोज व्हीलर लड़ता हुआ मारा गया। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहेब पराजित होकर नेपाल चले गए। नाना साहब के भाई बाला साहब ने क्रांति को क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेज सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे धधक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर बिहार, पटना बिहार क्षेत्र में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। कुंवर सिंह युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला का उपनाम सिकंदर शाह था। मौलवी अहमदुल्ला ने अवध की बेगम हजरत महल को भी उसके शाहजहां प्रवास के दौरान सहायता दी थी। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवयाम के राजा जगन्नाथ सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। जीबी मालेसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा है। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बख्त खां को खान बहादुर खान कहा गया है। बख्त खां को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सूबेदार नियुक्त किया था। बख्त खां को मुगल बहादुर शाह द्वितीय ने अपना सेनापति बनाया और साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने बख्त खां को पकड़ करके फांसी दे दी गई। बख्त खां रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पुत्र थे। असम में क्रांति का नेतृत्व मनीराम के द्वारा किया गया था। असम के दीवान मनीराम ने कंदपेश्वर को राजा घोषित कर विद्रोह किया था। असम के दीवान मनीराम को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये दोनों राजकुमार थे। गुलाब सिंह ने अंबाला में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व शाहजादा फिरोज शाह ने किया। अंग्रेजों ने शाहजादा फिरोज शाह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। गोवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दीपूजी रांगा ने किया, जबकि बुलंदशहर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद वालिद शाह ने किया, जिन्हें वली दाद खां भी कहा जाता है। कोयम्बटूर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मूल बागल स्वामी ने किया था, जबकि चिंगलपूट में अरुणागिरी कृष्णा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मद्रास में 1857 की क्रांति का नेतृत्व गुलाम मसन गोस सुल्तान बख्श ने किया था। कर्नाटक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भीमराव मुंडी छोटा सिंह द्वारा किया गया था। सोनाजी पंडित, रंगाराव पंगी एवं मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने हैदराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। केरल में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुल्ला सली, कोनजी सरकार,
विजय कुदारत कुंजी मामा ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। मेरठ में कदम सिंह है, मथुरा में देवी सिंह है, गोरखपुर में गजाधर सिंह है, गोलकुंडा में चिंता भूपति ने, मेवात में सदरुद्दीन ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। राजा प्रताप सिंह है और वीर सिंह ने कल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुम ने क्रांति के दौरान इटावा का कलेक्टर रहते हुए कुछ सिपाहियों की सहायता से हिंदुस्तानी स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई थी। बनारस में सिख सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। क्रांति के दौरान विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित थे। 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकदार अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे, यानी अवध के तालुकदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नामधारी सिखों ने किया। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग और व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा, अन्य सरदारों व बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी, यानी इन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि इन सरदारों और शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम नहीं किया होता तो ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। विद्रोह असफल रहा। इस असफलता का कारण यह था एकता, संगठन और साधनों की कमी। जिन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की और अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोहियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। यानी जिन्नत महल ने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। विद्रोह सीमित क्षेत्र में उत्तर भारत में था। पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि स्थानों के शासकों व बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। सिंधिया अंग्रेजों का सर्वाधिक वफादार था। सिंधिया ने कहा कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखा जाए। विद्रोहियों के पास योग्य कुशल नेतृत्व की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के सेनापति अधिक कुशल हुआ करते थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। वीडी सावरकर का कथन है कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता था और क्रांति का अंत भी उतना ही अच्छा होता जितना प्रारंभ अच्छा हुआ था। व्यापारियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, और शिक्षित वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग था वह भी क्रांति से अलग रहा। W.H. रसेल ने कहा था, यदि भारतीय उत्साह एवं साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। क्रांति की असफलता का एक ये भी कारण था कि क्रांति का जो समय निश्चित किया गया था उस निश्चित समय से पहले क्रांति प्रारंभ हो गई थी। मालेसन ने कहा था, यदि तय समय 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत पुनः विजय करना संभव नहीं था।
विद्रोह का स्वरूप कैसा था? सैनिक विद्रोह है, विद्रोह सैनिक विद्रोह था, ये मानने वाले मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सीले, JWK, PE रॉबर्ट्स, होम्स, मुंशी जीवनलाल, मुइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान यह 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। मोइनुद्दीन ने 1857 की क्रांति पर खदगे गदर पुस्तक लिखी थी। सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर लिखी पुस्तक जिसका नाम है असबाब बगावते हिंद, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह में किसानों व सामान्य लोगों ने भी भाग लिया, अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। मालेसन ने कहा है कि अंग्रेज मेमने की तरह भेड़ियों की भूमिका निभा रहे थे 1857 की क्रांति के समय। मेजर एडवर्ड ने कहा, भारत पर हमारे अधिकार का उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। मिर्जा गालिब 1857 के कत्लेआम के गवाह थे। उर्दू शायर मिर्जा गालिब क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था और मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। LER रिज ने कहा है कि 1857 की क्रांति कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध एक संग्राम था। TR होम्स का मानना है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। जेम्स आउट्रम और W टेलर का मानना है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। VD सावरकर का मानना है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इस बात का समर्थन पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर SN सेन ने किया है। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विप्लव था, यह डॉक्टर ताराचंद का मानना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 की क्रांति, यह अशोक मेहता ने कहा है, जबकि जॉन विलियम ने कहा है कि 1857 की क्रांति श्वेत जाति और काली जाति के मध्य संघर्ष था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया अखबार में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीति और राष्ट्रीय दोनों थी। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह ही था, इसके अलावा कुछ नहीं, यह चार्ल्स राइस मानते हैं। 1857 के विद्रोह को जॉन ब्रूस नॉर्टन ने जन विद्रोह कहा है। मालेसन का मानना है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक सामूहिक प्रयास था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। स्टेनले वुलपर्ट ने कहा है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। डॉक्टर SN सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि डॉक्टर सेन के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नहीं थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार 1857 की क्रांति तथा कथित
प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। ताराचंद एसपी चौधरी, विश्वेश्वर प्रसाद ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। साम्यवादी नेता पूर्णचंद जोशी ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत माना है। 1857 की क्रांति के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें 1857 पुस्तक एस.एन. सेन ने लिखी थी। द ग्रेट रेवोल्यूशन अशोक मेहता, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार एवं ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा है। 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया व भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। 1858 के अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाले ब्रिटिश संसद के प्रस्तावक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल थे। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के अधीन 15 सदस्य वाली समिति की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मेग्ना कार्टा कहा गया है। गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई। वह देशी रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वाइसराय था, जबकि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। विक्टोरिया घोषणा में 1859 तक आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को माफ करने की घोषणा की गई। शर्त यह थी कि किसी अंग्रेज की हत्या से सीधे शामिल होने का आरोप नहीं होना चाहिए। भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया। राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने व प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने की नीति को अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधारक से अलग रहने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सेना ने पुनर्गठन के लिए 1861 ईस्वी में पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या व अनुपात बढ़ा दिया गया और तोपखाना अंग्रेजों ने 1861 ईस्वी के सेना सम्मिश्रण योजना के तहत कंपनी सेना को सरकार ने हस्तांतरित कर लिया। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 45,322 थी। क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 रखा गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के चयन मुख्य रूप से गोरखा, सिख, पंजाब प्रांत से किया गया। 1914 ईस्वी में भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही पंजाब, नेपाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से आते थे। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। 1857 की क्रांति से मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी और यह वंश 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। इस प्रकार से
अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।